उस औरत की बात सुनकर विराज और जितिन दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो औरत अपने हस्बैंड को लेकर इतना एम्फेसिस क्यों कर रही है। तुरंत ही विराज ने शक की निगाहों से उस औरत को देखते हुए पूछा, तुम्हारा हस्बैंड कौन है? विराज के मुंह से निकले इस सवाल को सुनकर उस औरत के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई थी। तुरंत ही उसने अपना मुंह खोलते हुए कहा, मेरे हस्बैंड फेमस द व्रीसा होटल के बॉस हैं, अभिमन्यु पराशर। अगर तुम्हारे अंदर गट्स हैं तो उनके यहाँ आने तक रुको। तुम्हारी टांगे नहीं तोड़ी ना तो मेरा नाम भी डिंपल नहीं। अभिमन्यु। जैसे ही विराज ने उस औरत के मुंह से अभिमन्यु का नाम सुना तो वो चौंक गया था। विराज ने सोचा नहीं था कि जो औरत अपने पति को इतना बड़ा बता रही थी वो अभिमन्यु निकलेगा। जब भीड़ ने विराज के चेहरे के हाव भाव देखे तो उन्हें लगा कि विराज बहुत ही ज्यादा डर गया है और इसी के साथ भीड़ में मौजूद लोग भी डर गए थे। ये लड़का तो गया, वैसे तो अपने को पता नहीं कि ये अभिमन्यु पराशर है कौन, लेकिन जिस तरह से उस औरत ने अपने पति का इंट्रोडक्शन दिया है और जिस तरह से इस लड़के के होश उड़े, उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि वो वाकई में कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। अभी गुंडों के साथ यहाँ पहुंचते ही होंगे। भीड़ में फुसफुसाहट का दौर शुरू हो गया था। तभी कहते हैं कि कभी कभी लो प्रोफाइल मेंटेन करना ही अच्छा होता है। अब इस लड़के ने शुरू में तो यही किया, अच्छी नीयत से उस औरत को पैसे भी दे दिए और उन बूढ़े अंकल की मदद भी कर दी, लेकिन साथ ही साथ हवा में उड़ते हुए ऐसी गलती कर बैठा कि अब इस लड़के को इस औरत से माफी मांगनी ही पड़ेगी। चला था उस औरत से माफी मंगवाने। भीड़ में मौजूद एक आदमी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा। भीड़ में चल रही फुसफुसाहट को सुनकर वो बूढ़े अंकल खामोश नहीं बैठ सकते थे। दरअसल वो विराज को शुक्रिया कहना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि विराज ने उस औरत से पंगे ले लिए हैं तो वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गए थे। तुरंत ही उनके कदम उस औरत की तरफ बढ़े और उन्होंने हाथ जोड़ते हुए उस औरत से कहा, मैडम, आपको आपके नुकसान का पैसा मिल गया है। अब आप इस बात को इतना आगे क्यों बढ़ा रही हैं? ये बच्चा छोटा है, नादान है। गर्म खून कभी कभी आपको कुछ ज्यादा ही उकसा देते हैं। छोड़ दीजिए मैडम, जाने दीजिए। आप यही सोचिए कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ठीक है? अंकल, आपको क्या लगता है कि अब ये पॉसिबल हो सकता है? कड़क अंदाज में उस औरत ने उन बूढ़े अंकल से कहा और इसी के साथ उस औरत ने ऊपर से नीचे तक विराज को देखा और अपना मुंह खोलते हुए बोली, लड़के, तुम्हारी हालत देखकर मुझे लगता है कि तुमने कभी अपनी जिंदगी में होटल द व्रीसा का नाम तक नहीं सुना होगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें लेसन सिखाऊं? वैसे तुमने जो हरकत की है उसके बाद तो मुझे लगता है कि तुम्हें लेसन सिखाने की बहुत जरूरत है। सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अलग ही तेवर के साथ विराज ने उस औरत से कहा और तुरंत ही विराज के कदम उस छोटे बच्चे की तरफ बढ़ने लगे थे, जिसे उस औरत ने धक्का देकर नीचे गिरा दिया था। हे लिटिल चैम्प, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो आंटी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। तुम यहीं रुको, मैं उन आंटी से माफी मंगवा कर रहूंगा, ठीक है? विराज की बात सुनकर उस छोटे बच्चे ने तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे माफी मांगे। मैं चाहता हूं कि वो मेरे डैडी से माफी मांगे। मेरे डैडी मर्डरर नहीं है, मेरे डैडी तो हीरो हैं। उस बच्चे की बात सुनकर विराज पूरा हिल गया था। अचानक से विराज उदास हो गया और उसे अपना बचपन याद आने लगा था। जब विराज इस बच्चे की उम्र का था तब विराज ऑर्फनेज में पहुंच गया था। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि उसे भी एक अच्छा परिवार मिले। गौर फरमाइएगा, विराज के असली माता पिता की मृत्यु होने के बाद विराज को उसके परिवार वाले नौकरों की तरह रखने लगे थे, जो विराज को पसंद नहीं आया और वो अपने घर से अपनी बहन शालिनी को लेकर भाग गया था। ऑर्फनेज में रहते हुए एक परिवार ने उसे पसंद किया और उसे गोद ले लिया था। अपने बचपन को इस तरह याद करते हुए जब उसने इस छोटे बच्चे और उन बूढ़े अंकल को देखा तो विराज अपनी यादों को रोक नहीं पाया था और तुरंत ही उसने फैसला किया कि वो उनकी मदद करेगा।
क्या हो गया लड़के, कौन सी सपनों की दुनिया में खोए हुए हो? कम से कम अब तो धरती पर आ जाओ। तुमने जो किया है उसका खामियाजा अब तुम भुगतोगे, तो वैसे भी तुम धरती पर ही आ जाओगे। आज तुम्हें मेरे हस्बैंड की रियल पावर देखने को मिलेगी। तुम्हारे आजू बाजू जो भी लोग खड़े हैं उन्हें आखिरी बार देख लो, क्योंकि आज के बाद तुम फिर से इन्हें देख नहीं पाओगे। जब उस औरत ने बोलना शुरू किया तब उसकी टोन बहुत ही ज्यादा एरोगेंट थी। जब विराज ने उस औरत की इस हरकत को देखा तो उसने एक लंबी सांस ली। विराज बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो रहा था। जब अभिमन्यु यहाँ आएगा और अपने सामने विराज को देखेगा तो उसका कैसा रिएक्शन होगा, ये देखने के लिए विराज बेताब हुए जा रहा था। हटो हटो रास्ते से। लगता है विराज की क्यूरियसनेस जल्दी खत्म होने वाली थी, क्योंकि भीड़ के अंदर से कुछ लोगों की आवाज सुनाई दे रही थी जो लोगों को हटने के लिए कह रहे थे। कुछ 1 मिनट के अंदर अंदर 7 से 8 हट्टे कट्टे मुश्तंडे काले कपड़े में उस जगह को घेर कर खड़े हो गए थे। अरे डिंपल भाभी, आप यहाँ? चलो बहुत बढ़िया, आसानी से आप मुझे भीड़ में दिखाई दे गई। क्या बला की खूबसूरती हैं आप, सुभान अल्लाह। जिस आदमी के मुंह से ये शब्द बाहर आए वो करीब 30 साल का होगा। एक जेंटलमैन की तरह वो डिंपल के सामने खड़ा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी प्रोफेशनल था। तुम इतने स्लो क्यों? ये तो अच्छा है कि यहाँ पर इतने सारे लोग थे, वरना ये दोनों तो मेरे साथ पता नहीं क्या कर लेते। और जब तुम लोग यहाँ पहुंचते तब तक शायद मैं जिंदा भी नहीं रहती। जैसे ही डिंपल के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही वो आदमी ने अपनी गलती मानते हुए कहा, डिंपल भाभी, आई एम सॉरी, हमें आने में थोड़ा लेट हो गया, ये हमारी गलती है। आपको जो सजा देनी है आप दे दीजिएगा। वो सब छोड़ो, अभिमन्यु कहाँ है? डिंपल ने भीड़ में देखते हुए अभिमन्यु को तलाशने की कोशिश की, लेकिन जब उसे अभिमन्यु कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया तो तुरंत ही डिंपल ने उस आदमी से सवाल पूछ डाला था। अभिमन्यु काम में थोड़ा बिजी है। सुनने में आया है कि होटल द व्रिसा में 2 दिन पहले कोई बहुत बड़ा आदमी आया है। वो होटल छोड़ के नहीं आ सकता है और उसे होटल में बहुत काम करना है। शायद वो अगले 2 दिनों तक घर भी नहीं आएगा। उस आदमी ने अभिमन्यु का हाल बयान कर डाला था। मुंबई शहर में ऐसा कौन सा बड़ा आदमी आया है जो मेरे पति से बड़ा हो? क्या अभिमन्यु बड़ा आदमी नहीं है? डिंपल को अभिमन्यु पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अभिमन्यु उसे बचाने नहीं आया था। डिंपल भाभी, सुनने में आया है कि वो जो बड़ा आदमी आया है उसका होटल द व्रिसा में बहुत बड़ा हाथ है। उन्हें प्रोवोक करना ठीक नहीं होगा, उस आदमी ने डिंपल से कहा। नॉनसेंस, इस लेवल के बड़े आदमी से मिलने का मौका मुझे अभी तक नहीं मिला है, तो मैं उस आदमी को प्रोवोक कैसे कर सकती हूँ? डिंपल ने मुस्कुराते हुए कहा। और इसी के साथ अचानक से डिंपल ने विराज और जितिन की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन दोनों को अरेस्ट करो और अपने साथ लेकर चलो। मैं देखना चाहती हूँ कि अभिमन्यु इनके साथ क्या करता है। डिंपल भाभी, क्या ये वही 2 लड़के हैं जो आपके साथ बदतमीजी कर रहे थे? उस आदमी ने विराज और जितिन की ओर देखते हुए पूछा। इन दोनों ने सबसे पहले मेरी इंसल्ट की, उसके बाद में बदतमीजी करना शुरू की। ये दोनों चाहते हैं कि मैं उस छोटे बच्चे से माफी मांगू। मैं क्यों माफी मांगू? गलती तो इन्हीं लोगों की है। माफी तो इन लोगों को मांगनी चाहिए और बार बार मांगनी चाहिए। अभिमन्यु को इस बारे में कुछ मत बताना, हम सीक्रेटली उसके पास जाएंगे। मैं सबसे पहले अभिमन्यु का रिएक्शन देखना चाहती हूँ। अगर उसे मेरी कद्र है तो वो जरूर इन दोनों को अच्छे से अच्छा सबक सिखाएगा। डिंपल ने एक बार फिर से गंदी नजरों के साथ विराज को देखते हुए कहा। जैसे ही डिंपल के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही वो आदमी विराज की तरफ बढ़ने लगा था। दरअसल वो आदमी अभिमन्यु का सबॉर्डिनेट था और पर्दे के पीछे रहकर होटल द व्रिसा के लिए काम करता था। उसका नाम कहीं पर भी नहीं था, लेकिन वो भी होटल द व्रिसा का ही मेंबर था। ये सारे फाइटर्स थे जो अभिमन्यु ने अपने लिए हायर किए थे, और जब भी अभिमन्यु किसी प्रॉब्लम में फंस जाता था तो वो उसकी उस प्रॉब्लम से बाहर आने में मदद करते थे। चूंकि वो सभी पर्दे के पीछे रहकर काम करते थे,
इसीलिए वो विराज जिंदल के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। देखते ही देखते 7 से 8 लोगों ने विराज और जितिन को घेर लिया था। तुरंत ही उस आदमी ने कठोर आवाज में विराज को देखते हुए कहा, क्या तुम दोनों लड़ने के लिए तैयार हो या फिर ओबीडियंटली सरेंडर करोगे? सरेंडर हम नहीं करेंगे। जितिन को विराज और अभिमन्यु के बीच का रिश्ता नहीं पता था, और तो और जितिन को यह भी नहीं पता था कि होटल द व्रिसा का बॉस विराज जिंदल है। जितिन रुको। इससे पहले कि जितिन कोई हरकत करता, विराज ने उसे रोक दिया था। हालांकि विराज को जितिन की काबिलियत पर पूरा भरोसा था, लेकिन वो आदमी जो काले कपड़े में खड़े थे वो भी कम पावरफुल नहीं थे। विराज नहीं चाहता था कि इस सब की वजह से जितिन को कोई चोट पहुंचे। जब विराज ने जितिन को रोका तो जितिन को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर विराज ने उसे क्यों रोका है। तुरंत ही जितिन ने विराज को देखते हुए कहा, विराज भाई क्या हो गया? इनसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमें अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं ना, तो ठीक है, ये लोग हमें अपने साथ लेकर जा सकते हैं। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही वो आदमी जो विराज के ठीक पास में खड़ा था, वो जोर जोर से हंसते हुए विराज के कंधे को थपथपाते हुए बोला, एकदम सही डिसीजन लिया है। एक वाइज मैन जीनियस होता है। यंग मैन, मुझे लगता है कि तुम भी जीनियस हो। तुम लोग मुझे कहां लेकर जाने वाले हो? विराज ने उस आदमी से पूछा। ऑफ कोर्स, हम तुम्हें डायरेक्टर अभिमन्यु के सामने लेकर जाएंगे यंग मैन। तुम अपने आप को अनलकी समझो कि तुमने डिंपल भाभी को ऑफेंड किया है। तुम्हें नहीं पता कि डायरेक्टर अभिमन्यु के लिए डिंपल भाभी की क्या अहमियत है। वो डिंपल भाभी को अपनी पलकों पर बैठा के रखते हैं और तुम्ही ने उन्हीं के साथ बदतमीजी की। भगवान से दुआ करना कि डायरेक्टर अभिमन्यु तुम्हें जान से ना मारे। लेकिन अगर तुम बच भी गए तो भी तुम्हारे हाथ पैर टूटना तो तय ही है। जैसे ही विराज ने उस आदमी के मुंह से ये सब सुना, वैसे ही विराज का दिल थम सा गया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अभिमन्यु इतना क्रूअल इंसान है। और ऐसा लग रहा था जैसे अभिमन्यु ने इससे पहले भी इस शहर में कई कांड कर रखे थे, जिसके बारे में विराज को भनक भी नहीं थी। वरना इतना सीधा साधा दिखने वाला इंसान अपने साथ में 7-8 लोगों की फौज क्यों रखेगा? रजाक, तुम इस लड़के के साथ समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जल्दी करो और उसे लेकर चलो। डिंपल अपनी मर्सिडीज बेंज में जाकर बैठ गई थी। जब उसने देखा कि रजाक अभी भी विराज से बात ही कर रहा है, तो तुरंत ही उसने रजाक को विराज और जितिन को जल्दी से जल्दी उठाने के ऑर्डर दे दिए थे। जी डिंपल भाभी। ये बोलते ही रजाक ने अपने आदमियों को इशारा किया और इसी के साथ 2 लोगों ने विराज को और 2 लोगों ने जितिन को पकड़ लिया था और उन्हें कार में बैठा दिया था। तुम दोनों साले कमीनों! जब मोनिका ने देखा कि विराज ने पंगे कर दिए हैं और उसे वहां से लेकर जा रहे हैं, तो 1 सेकंड के लिए मोनिका के मन में ख्याल आया कि उसे भी विराज के साथ उस कार में होना चाहिए। लेकिन जब मोनिका ने देखा कि विराज इस मामले में बुरी तरह फंस गया है और आज उसकी हड्डी पसली टूटना तय है, तो उसने इस आइडिया को तुरंत ही अपने दिमाग से निकालकर बाहर फेंक दिया था। तो अब मोनिका क्या करने वाली थी? क्या वो पुनीत को कॉल करके इस कांड के बारे में सब कुछ बताएगी, या फिर मोनिका भी पीछे पीछे होटल द व्रिसा पहुंच जाएगी? अब मोनिका अपने मिशन में कैसे कामयाब होगी? क्या पुनीत और मोनिका का प्लान फेल हो गया था? जब विराज को अभिमन्यु के सामने पेश किया जाएगा तो अभिमन्यु का कैसा रिएक्शन होगा? क्या पलकों पर बैठने वाली अपनी बीवी की अभिमन्यु क्लास लगाने वाला था? आगे क्या होगा, ये जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।